हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। और इस चैप्टर के हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें देखेंगे कि संविधान क्या है। अच्छे से आप समझ जाओगे कि संविधान हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। और संविधान के कार्य क्या, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, और संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, ठीक है, संविधान कैसे बनाया गया, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। और बाकी जो टॉपिक बचते हैं आपको जो सेकंड थर्ड लेक्चर आएंगे उसमें आपको कंप्लीट करा दी जाएंगे। जैसे आपको पता भी होगा, मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में ही। और आपको जो सेकंड चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है, तो आपको मैं इसी चैप्टर में क्या करा दूंगा, सेकंड जो चैप्टर के टॉपिक है वो भी खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। वो क्या करना है, जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको देख लेना है, ठीक है ना, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारे चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि संविधान का मतलब क्या होता है, ठीक है। चैप्टर के नाम से स्टार्ट करेंगे कि हम संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। तो संविधान होता क्या है। तो संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जिससे उस देश की जनता शासित होती है, ठीक है। और किस देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है। तो मैं मानता हूँ कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। आपका एक स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ पर भी एक व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ के भी कुछ नियम कानून है, ठीक है ना। जैसे कि कौन से टाइम पर कौन सा पीरियड लगेगा, ठीक है ना, ठीक है, कितने बजे प्रेयर होगी, कितने बजे छुट्टी होगी, कौन सा टीचर कब आएगा। तो इस प्रकार से क्या कि व्यवस्था बना रखी है, ठीक है, नियम कानून बना रखे हैं। तो वो क्या हो गया, आपके स्कूल का संविधान हो गया। वैसे ही एक देश के लिए संविधान बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें नियम कानून सब होते हैं, ठीक है, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, ठीक है ना। और देश की जनता क्या शासित होती है, मतलब कि सब उसको क्या फॉलो करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। हर जगह का अपना संविधान होता है, मतलब ठीक है, हर ट्यूशन का आप ले सकते हो, हर जहाँ पे भी कोई नियम कानून होते हैं तो वो वहाँ का क्या होता है, वो संविधान होता है, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन में यही बताया गया है, ठीक है। संविधान नियमों, कानून और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जिससे उस देश की जनता शासित होती है, ठीक है ना। मतलब कि संविधान द्वारा किस देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है, उसकी शासन व्यवस्था चलाई जाती है, ठीक है। और उसी से क्या होता है, उसकी जनता शासित होती है, उसको फॉलो करती है। और किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है, ठीक है, कि राजनीतिक प्रक्रिया कैसी होगी उस देश की, ये कौन निर्धारित करता है, उस वहाँ का संविधान, ठीक है, उस देश का। तो यहाँ तक सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो सरकार के 3 प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, ठीक है ना। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे, आपको जो आने वाले चैप्टर हैं इनके ऊपर सेपरेट चैप्टर जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में, ठीक है। विधायिका क्या मतलब क्या होता है, कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है। तो विधायिका होती है क्या करती है, वो कानून का निर्माण करती है, ठीक है ना, हमारा कानून वगैरह बनाती है। और जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है, इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। और जो न्यायपालिका होती है उनके द्वारा जो बनाए गए कानून है उसकी जांच करती है, ठीक है। वो देखती है जो संविधान के जो कानून बनाया गया है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है, जो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो उसकी जांच कौन करता है, वो न्यायपालिका करती है, ठीक है। अब विधायिका क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से आप जानने वाले हो आपके आने वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ लेना है ये क्या विधायिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारा संविधान है, ठीक है, वो इन तीनों की क्या है, जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इनकी शक्तियों की व्याख्या करता है और कर्तव्यों की सीमा तय करता है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, इनकी शक्तियों की व्याख्या करता है और इनकी सीमा भी तय करता है कि इनको कहाँ कहाँ पर रुकना है, ठीक है। ये नहीं कुछ भी इनकी मन मर्जी में होगा वो कर लेंगे। हर सरकार की सीमा तय की जाती है, वो एक सीमा में रह करके काम करता है, ठीक है, अपनी मन मर्जी से कुछ भी वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक। और इनके आपसी संबंधों और जनता के साथ संबंधों के बारे में बताता है हमारा संविधान, ठीक है ना, कि इन तीनों के बीच आपसी संबंध क्या है, ठीक है ना, और जनता के साथ संबंध कैसे हैं, ठीक है, इन तीनों सरकार के 3 प्रमुख अंगों के, ठीक है ना। तो कौन बताता है, हमारा संविधान ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ तक सारा क्लियर है आपको। तो आगे हम बात करें तो संविधान है वो जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और साथ ही आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम भी करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो जनता है उसकी सामाजिक, राजनीतिक और उसकी आर्थिक प्रकृति और साथ ही उसकी जो आस्था है, ठीक है ना, और उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कौन करता है, संविधान करता है, ठीक है। कोई मान लो कि जो सामाजिक स्थिति किसी की बेकार है तो उसको ऊपर उठाने के लिए भी क्या कुछ उसको अधिकार ज़्यादा दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, जो निचली जाति के लोग हैं जैसे कि SC ST OBC हैं जिनके साथ पहले क्या बुरा व्यवहार किया गया है, अब उनको क्या, उनको सामाजिक
प्रतिष्ठा उनकी बढ़ाने के लिए, मतलब कि बराबर लाने के लिए उनको क्या विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि जो संविधान है वो सबकी आकांक्षाओं, उसकी राजनीतिक प्रकृति, उसकी आर्थिक प्रकृति को क्या पूरा करने का काम करता है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, बात आती है कि जो संविधान है उसकी हमें नीड क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों है, तो उसको हम देखते हैं। तो आप खुद भी जानते हो कि समाज जो समाज है वो विभिन्न समुदायों से मिलकर बनता है। ठीक है ना, मतलब कि उसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, मतलब कि उनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बताया गया कि समाज में विभिन्न समुदायों के बीच तालमेल बैठाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा समाज है वो एक किसी समुदाय से मिलकर नहीं बनता है, वो विभिन्न विभिन्न समुदायों से मिलकर बनता है। ठीक है, और सबके बीच में तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इसलिए क्या हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि संविधान में बताया गया है कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या तालमेल बैठाने के लिए जो हमारा संविधान है वो ज़रूरी है। ठीक है, आज हम बात करें तो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, तो इसका जो जिक्र है वो संविधान करता है। ठीक है, संविधान बताता है कि जो निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके पास होगी। ठीक है, आगे हम बात करें राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब किसी देश की पहचान उसके संविधान से ही होती है। ठीक है ना, समझ के आता। अब आगे हम बात करें तो सरकार की शक्ति पर सीमाओं के लिए जो संविधान द्वारा शक्ति प्रदान की गई है सरकार को। ठीक है ना, तो उस पर कुछ सीमाएं भी लगाई जाती हैं। ठीक है, संविधान उसके ऊपर क्या सीमाएं भी लगाता है। तो क्या हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, जो सरकार को शक्ति प्राप्त है उसकी सीमाएं के लिए। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से वो कर दे, चाहे वो जनता की भलाई के लिए हो या ना हो। अगर मान लो कोई जनता के इससे हानि हो रही है तो उस पर क्या सीमा लगाई जाती है सरकार की शक्ति पर। ठीक है ना, और अगला है कि समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, समाज में मतलब कि कोई शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा को उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब सरकार ऐसी नीतियाँ बनाएगी, उनको शक्ति प्राप्त की गई संविधान के द्वारा कि वो नीतियाँ बनाएं ऐसी कि जो समाज है उनकी आकांक्षाएं पूरी हो सके, उनके लक्ष्य पूरे हो सके, उनको शिक्षा मिल सके। ठीक है ना, मतलब कि जो भी बेसिक नीड्स है ठीक है किसी व्यक्ति की, तो वो उनको मिल सके। ठीक है, जो समाज की जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए। ठीक है ना, हमें संविधान की आवश्यकता है। अब आगे हम बात करते हैं संविधान के कार्य की। ठीक है, संविधान के कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला क्या लिखोगे कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे क्या समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और सतत विश्वास बना रहे। ठीक है, मतलब आपसे क्या विश्वास बना रहे लोगों के अंदर, समाज के अंदर, और क्या जो समन्वय है वो काफ़ी न्यूनतम हो। ठीक है, ज़्यादा ना हो। तो क्या जो संविधान है उसका कार्य क्या है कि ऐसे नियमों का समूह ऐसे नियम उपलब्ध कराना। ठीक है, ऐसे नियम उपलब्ध कराना समाज को, ताकि क्या न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे आपसी लोगों में। ठीक है, समाज के अंदर। तो क्या होगा, इसका पहला कार्य हो गया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान यह भी निश्चित करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, संविधान कार्य दूसरा क्या है कि समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान ये भी निश्चित करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, मतलब ये सरकार का गठन कैसे होगा और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी समाज में। समाज से यहाँ पर अर्थ है कि राज्य के अंदर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ठीक है ना, और संविधान और सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है ना, ये आपको बताया जाता है संविधान के अंदर। ठीक है ना, क्लियर। अब जो संविधान का अगला कार्य है वो है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे, और ये सीमा इस रूप से मौलिक होती है कि सरकार कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है ना, सरकार के कानून नया ला देती है। ठीक है, और वो किसी के लिए लाभ साबित होता है तो किसी के लिए वो हानि साबित होता है। ठीक है, तो मतलब ये कुछ सीमा तय करना। ठीक है, मतलब कि जो संविधान है वो कुछ सीमा तय करे। ठीक है ना, कि जो नागरिकों पर जो सरकार द्वारा कानून लाए जा रहे हैं, कानून लागू किए जा रहे हैं, तो उसकी कोई सीमा हो। ठीक है ना, मतलब ये नहीं कुछ भी कानून लागू कर दिया जाए सरकार द्वारा। ठीक है, और ये जो सीमाएं हैं इस रूप से मौलिक होती है कि सरकार कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, जो संविधान है वो सरकार की वो कितने उसके पास पावर है उसको, मतलब कि उसकी सीमाएं भी वो तय करता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर ले। ठीक है ना, और सरकार है उसको उल्लंघन भी नहीं कर सकती है, जो संविधान में ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो क्या संविधान के कार्यों में आता है। अब आगे हम बात करें तो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि वह जनता के आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु सही परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है ना, वही वाली बात है, मैंने आपको जो संविधान की आवश्यकता वाली पॉइंट में बताया, तो वही क्या यहाँ पर ही बताया गया है। ठीक है, कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और वह एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु सही परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है, अब जो समाज यहाँ पर गरीब लोग भी होते हैं, अमीर लोग भी होते हैं, अब गरीबों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करना, उनको शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, उनके बच्चों को जो निर्धनता उसको कम करने के लिए तो क्या है उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब कि जो गरीबी मिटाने के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाना।
तो क्या सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना संविधान द्वारा इस संविधान का कार्य है। तो यहाँ तक सब क्लियर आपको। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि संविधान को प्रचलन में कैसे लाया गया, ठीक है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या था। अब संविधान को मतलब कि लोकप्रिय कैसे बनाया गया, तो उसको देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले, ठीक है ना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान का जो निर्माण है वो किसने किया। हमारे संविधान का जो निर्माण किया है वो संविधान सभा ने किया है, ठीक है। जो हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान सभा ने बनाया है, ठीक है ना। तो संविधान सभा है उसने दिसंबर 1946 तथा नवंबर 1949 के बीच क्या है हमारे संविधान को बनाया है, भारत के संविधान को बनाया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि संविधान को प्रचलन में किस प्रकार से लाया गया, ठीक है ना। हम देखें तो जो संविधान है उसको काफ़ी क्या वो लोकप्रिय होकर उसको काफ़ी वैधता मिली। अब ऐसा क्यों था तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसमें क्या समाज के विभिन्न वर्गों की सीधा संवाद करने की क्षमता थी, ठीक है। मतलब कि ऐसे लोगों ने क्या संविधान को बनाया, ठीक है, जिसमें क्या है जो समाज में क्या विभिन्न वर्गों से सीधा बोल सकते हैं, संवाद कर सकते थे, ठीक है ना। उनके अंदर क्षमता थी और समाज की अटूट आस्था थी। मतलब कि उन व्यक्तियों में क्या थी, समाज के प्रति अटूट आस्था थी और समाज भी क्या काफ़ी विश्वास करता था उन व्यक्तियों पर, ठीक है। मतलब कि समाज की काफ़ी अटूट आस्था थी, ठीक है, उन लोगों के प्रति, ठीक है। इससे जो हमारा संविधान उसको भारी वैधता मिली क्योंकि उसको ऐसे लोगों ने ही बनाया था, ठीक है ना। अब आगे हम बात करें तो हमारी संविधान सभा है उसने जो संविधान का निर्माण किया तो उसको जो उसकी प्रेरणा मिली वो राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से मिली, ठीक है। जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था तो उसके लंबे इतिहास से क्या काफ़ी प्रेरणा मिली संविधान सभा को संविधान के लिए, ठीक है ना। तो क्लियर यहाँ तक। हम बात करते हैं संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, ठीक है। हमने देखा कि जो संविधान का निर्माण किया गया है वो संविधान सभा द्वारा किया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसको। तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है ना। हम बात करें तो आपको करेक्ट पता होना चाहिए कब क्या इसका उद्घाटन हुआ संविधान सभा का, ठीक है। तो दिन कौन सा था, सोमवार था और 9 दिसंबर था और 1946 सन था, ठीक है ना। अब आगे हम बात करें तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तब इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है ना। अब वो कौन बनाए गए थे, वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, ठीक है, जब इसका निर्माण हुआ 9 दिसंबर को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और फिर 2 दिन बाद ही क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। आपको याद रखना कौन अस्थायी थे कौन स्थायी थे, ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। और प्रारूप समिति जो अध्यक्ष थे वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिन्होंने क्या संविधान का क्या किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है ना, मतलब कि प्रारूप तैयार किया था। तो उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। अब आगे हम देखें तो आपने देखा होगा अपनी बुक में आपको उद्देश्य प्रस्ताव दिखता है आपकी बुक की स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो वो किसने पेश किया था, ठीक है ना, उसको संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आपको याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको उद्देश्य प्रस्ताव को क्या प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने, ठीक है ना। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार भी कर लिया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया गया, ठीक है, संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना। पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कोई कुछ ये याद है आपको याद करने पड़ेंगे तो आप इनके जो नाम है वो याद कर लेना, ठीक है, किसने क्या किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के प्रति संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करें तो संविधान को बनाने में कितना समय लगा, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ठीक है ना, आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कई बार कि संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा। आपको क्या बताना है कि 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे किसको, संविधान को बनाने में। और कितनी बैठकें हुई, टोटल 166 बैठकें हुई संविधान को बनाने के लिए, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक। अब आगे हम देखें तो हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को क्या बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। हम ये नहीं करें कि लागू हो गया, हम बात कर रहे हैं कब बन गया था। बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ बनकर तैयार हो गया और टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हम बात करते हैं इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियाँ थी उस वक्त और वर्तमान में कितनी हैं।
तो उस वक्त की अगर हम बात करें तो टोटल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है ना, जो हमारा संविधान है उसके अंदर कितने 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पर 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। और आगे हम बात करें तो अंतिम रूप से पारित संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पर आप समझ लो एक चीज़ कि टोटल जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 389। ठीक है ना, थी। जब क्या हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तब जो सदस्य संख्या रही कितनी, 299। ठीक है ना, क्या बताया मैंने आपको, जब पाकिस्तान भी क्या भारत में था तब क्या पाकिस्तान के सदस्य भी क्या थे इसमें शामिल थे। ठीक है ना, संविधान सभा में। लेकिन क्या हुआ, जब पाकिस्तान और भारत अलग हो गए, इनका विभाजन हो गया, तो जो सदस्य संख्या कितनी रह गई, 299। तो जब हम बात करें जब अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, वो थे टोटल 284। ठीक है, 299 में से 284 सदस्यों ने क्या किया, हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से जो पारित संविधान हो रहा था। ठीक है ना, जब क्या संविधान को पारित किया गया, तो क्या याद रखना कि इतने बंदों ने क्या साइन किया। ठीक है ना, कब क्या पूछेगा कि कितने, आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आपको लिखना है 389। और जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तब कितने थे, 299। और अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो आप आंसर दोगे 284। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है, इंस्टाग्राम को, तो आप मेरे को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपका इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके आप सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे से यहाँ पर आके पूछ सकते हो। ठीक है, आपका आंसर मैं जरूर करूँगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।